हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के पीएम द्वारा भारत पर यह आरोप लगाया गया कि भारत द्वारा उनके कैनेडियन सिटीजन आतंकवादी जिसको भारत ने घोषित किया है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की है। कनाडा के पीएम के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खियां पैदा हुई और वो तल्खियां किस सीमा तक बढ़ चुकी हैं, आइए आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में इंडिया कनाडा के रिलेशन को लेकर के अभी तक की क्या अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। कनाडा की तरफ से एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई, उसके ही जवाब में भारत की तरफ से भी जो इंडियन नेशनल हैं, कनाडा में रहते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू की गई। इस ट्रैवल एडवाइजरी को इशू करने के बाद भारत ने एक और अतिरिक्त कदम उठाया है और जो कैनेडियन सिटीजन हैं उनके लिए जो वीज़ा है उसको अभी के लिए रोक दिया है। यानी कि अभी के टाइम पर नए आदेश को जब तक नहीं आ जाता तब तक के लिए जो कैनेडियन सिटीजन हैं उनको भारत का वीज़ा नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो भारत नहीं आ सकते। क्या ऐसा करने से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है? तो मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कनाडा है लगभग 4 करोड़ की आबादी वाला देश है और वहाँ से अमूमन उतना ज़्यादा लोग भारत के अंदर ट्रैवल नहीं करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर ठीक है कि जो पंजाब, भारत का जो स्टेट है पंजाब, वहाँ से बड़ी मात्रा में सिख जो कम्युनिटी है वो कनाडा जाती है, लेकिन कनाडा से उतने यात्री भारत में नहीं आते। तो भारत के टूरिज़्म और उस सेक्टर पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क इस बात से नहीं पड़ने वाला है। अब अगले ऑर्डर तक जब तक कुछ साफ नहीं हो जाती तस्वीर, तब तक जो वीज़ा है भारत की तरफ से रोक दिया गया है। अभी के लिए जो कैनेडियन सिटीजन हैं उनको भारत में एंट्री नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ही 21 सितंबर यानी कि आज जो एक खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट था सुखदुल सिंह को जो है गैंग वॉर में कनाडा में मार दिया गया है। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप तो भारत की एजेंसियों पर लगाया, लेकिन इसको लेकर के सुखदुल सिंह की हत्या को लेकर के अभी कोई बयान कनाडा की तरफ से जारी नहीं किया गया है। अब ये देखना होगा कि क्या प्रतिक्रिया रहती है कनाडा की। हालांकि इस पर भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि अब तो ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जो एजेंट हैं वो वहाँ पहुँच रहे हों या कुछ कर रहे हों या उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं वहाँ पर देखने को मिल रही हों। अब इसके लिए वो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जो सुखदुल सिंह है वो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, एक टेररिस्ट है और एनआईए ने एक लिस्ट जारी की थी, मोस्ट वांटेड पीपल, यानी कि टेररिस्ट की एक लिस्ट एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बुधवार वेडनेसडे को रिलीज की थी, जिसमें जो 33 नंबर पर आप देख रहे हैं सुखदुल सिंह 41 टेररिस्ट हैं इस लिस्ट में, उनकी सूची जारी की है। आप देख रहे होंगे सेंट्रल एजेंसी रिलीज नेम ऑफ द टेररिस्ट एंड गैंगस्टर सम विद कनाडा लिंक। तो बहुत जितने भी ये टेररिस्ट हैं जिनकी सूची जारी की है, इसमें अधिकतर जो है उनके लिंक जो है कनाडा से जुड़े हुए हैं, या तो वो कनाडा में रह रहे हैं या उनका कनाडा में आना जाना लगा रहता है, या कनाडा से वो अपने किसी गिरोह को चला रहे हैं और उसके कारण बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं। तो ये लगभग 41 गैंगस्टर्स और टेररिस्ट की लिस्ट है, जिसमें आप बहुत चर्चित कुछ नाम भी देख रहे होंगे कि एक गोल्डी बरार का नाम है, ये आप लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ देख पा रहे होंगे, ये भी है। उसके अलावा सुखदुल सिंह जिनकी अभी जो है गैंग वॉर में जिनकी हत्या कर दी गई, तो उनको भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो ऐसे ही ये लगभग 41 आतंकवादी हैं जिसकी सूची एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा जारी की गई है। और अभी के लिए भारत के लोग जो कनाडा में रह रहे हैं उनके लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है, ठीक है, और सुरक्षित रहने का मशवरा भारत की तरफ से दिया गया है। हालांकि जो कनाडा है उसने भारत की ट्रैवल एडवाइजरी को डिनाई भी किया। उसने कहा कि जो कनाडा है वहाँ पर अभी स्थिति उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है या बहुत सामान्य स्थिति है, यहाँ किसी की जान को कोई खतरा नहीं है, किसी के लिए कोई असुरक्षा का माहौल नहीं है। हम विश्व के सबसे शांत देशों में से एक हैं।
तो ऐसा कनाडा की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है। उसके अलावा जो कनेडियन सिटीजन हैं उनके लिए अभी वीज़ा रोक दिया गया है। तो अब तक के इस सेशन में हमने जान लिया अब तक की जो अपडेट कनाडा और इंडिया के रिलेशन को लेकर के है। अब एक जो नाम बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ गया है, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या, कैसे फॉर्म हुई, क्या काम करती है, किस तरीके से ये जो इन्वेस्टिगेशन है उनको अंजाम देती है, इसका जो प्रोसेस क्या रहता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। द NIA इज़ अ फेडरल एजेंसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग। इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट दोनों करने का काम करती है जो क्राइम है रिलेटेड टेररिज्म, इंसर्जेंसी एंड नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स। नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मैटर है, टेररिज्म से रिलेटेड मैटर है, इंसर्जेंसी से रिलेटेड कोई मैटर है, उन सबको इन्वेस्टिगेट करने का काम और प्रोसिक्यूट करने का काम जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है। स्टेब्लिश इन 2009 में किया गया था। आप सबको पता होगा कि मुंबई टेररिस्ट अटैक 2008 में हुआ था। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 पारित किया गया और 2009 में NIA एक एजेंसी फॉर्म की गई। ऑपरेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसके अंडर काम करती है। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले 2019 में द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास किया गया, जुलाई 2019 को, अमेंडिंग दी NIA एक्ट 2008, जिसमें NIA एक्ट जो 2008 था उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। आगे के वीडियो में जो चेंजेस किए गए हैं 2019 के अमेंडमेंट एक्ट से, उसके बारे में भी हम जानेंगे। द NIA हैज़ द पावर टू टेक ओवर इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेररिज्म रिलेटेड टू केस फ्रॉम स्टेट पुलिस फोर्सेज एंड अदर एजेंसी। इट ऑल्सो हैज़ द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट केसेज अक्रॉस स्टेट बाउंड्री विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर कोई टेररिज्म से रिलेटेड केस हो जाता है तो बिना किसी परमिशन के, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के, वहाँ पर जाकर NIA केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है ना। और टेररिज्म से रिलेटेड कोई केस है जो स्टेट की पुलिस फोर्स देख रही है उसको भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है NIA को, ठीक है। और NIA खुद भी जाकर के उसका टेक ओवर ले सकती है। फंक्शन एंड प्रोब की बात करते हैं। प्रोब मतलब एक तरीके से स्क्रूटनी कैसे करते हैं वो लोग। सबसे पहले बात करेंगे हम फंक्शन की। तो आप पता ही है कि टेररिज्म से रिलेटेड मैटर या इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंसर्जेंसी रिलेटेड मैटर्स को ये देखता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग विद अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो और अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसके साथ मिलकर के भी ये उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, बोथ इंडिया और इंटरनेशनली। इंटरनेशनल लेवल पे है या इंडिया के लेवल पे है, जैसे इंटरपोल वगैरह है, तो उसके साथ जो कोऑर्डिनेशन का काम है टेररिज्म से रिलेटेड या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसके लिए जो डील करेगी एजेंसी वो है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। प्रोब यानी कि स्क्रूटनी का क्या रहता है प्रोसेस इसका। द NIA कैन टेक अप अ प्रूव इन डिफरेंट वे, बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कैन रेफर केस रिलेटेड टू शेड्यूल ऑफेंस। शेड्यूल ऑफेंस क्या होते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लास्ट स्लाइड हमारी शेड्यूल ऑफेंस से रिलेटेड ही है। टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर NIA इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द NIA एक्ट 2008। 2008 का जो NIA एक्ट है उसका सेक्शन 6 क्या कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, शेड्यूल ऑफेंस से रिलेटेड केसेस को किसके पास, NIA को दे सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डायरेक्ट द NIA टू इन्वेस्टिगेट अ शेड्यूल ऑफेंस। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी NIA को डायरेक्ट कर सकती है शेड्यूल ऑफेंस को क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है, कहीं भी कर सकती है। फॉर प्रोसिक्यूटिंग द अक्यूज्ड अंडर द UAPA के अंडर जो भी शेड्यूल ऑफेंस है उन पर भी क्या कर सकती है NIA एक्शन ले सकती है या इन्वेस्टिगेट कर सकती है, प्रोसिक्यूट कर सकती है। देयर इज अ स्पेशल सेल टू डील विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म केस रिलेटेड टू टेरर फाइनेंसिंग। टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड केसेस हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उससे रिलेटेड केस जो हैं उसको भी NIA इन्वेस्टिगेट कर सकती है ना। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द केस आर प्रेजेंटेड बिफोर द NIA स्पेशल कोर्ट। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, NIA
स्पेशल कोड। तो एनआईए का स्पेशल कोड होता है उसके बारे में, और यहाँ पर हमने एक शेड्यूल ऑफेंस क्या है, इन दो टर्म्स पर आगे चर्चा करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या कहता है। एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 फर्स्ट ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। तो क्या चेंज किए गए एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। द एनआईए ओरिजिनली had the power to investigate crime within the India, but the Amendment Act now allow to investigate crimes committed outside of India। 2008 से पहले 8 में जब अमेंडमेंट 8 का जो एक्ट आया था उसमें विद इन इंडिया कर सकते थे, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसके जुरिस्डिक्शन को बढ़ा दिया गया है। तो ये अब जो क्राइम है शेड्यूल ऑफेंस रिलेटेड उसको इंडिया में भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और इंडिया के बाहर भी। The central government believe a crime has been committed outside of India but falls under the jurisdiction of the act. It can instruct the NIA to investigate case. It was committed in India। तो इंडिया में इंडिया के बाहर होता है, कहीं भी केस अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसके NIA इन्वेस्टिगेट कर सकता है। वाइड एंड स्कोप ऑफ द लॉ। द NIA कैन इन्वेस्टिगेट क्राइम लिस्टेड इन शेड्यूल ऑफ दी। तो एनआईए एक्ट का जो शेड्यूल है उसमें लिस्टेड जो क्राइम्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। द शेड्यूल ओरिजिनली इंक्लूड एक्ट लाइक एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को इंक्लूड किया गया, द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 को, एंड द एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 को भी ऐड कर दिया गया है। विद द अमेंडमेंट द एनआईए कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट, अमेंडमेंट के थ्रू जो केस हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, काउंटरफीटिंग करेंसी से रिलेटेड, प्रोहिबिटेड आर्म से, साइबर टेररिज्म से, क्राइम अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, तो इससे रिलेटेड केसेस को भी जो है एनआईए के जुरिस्डिक्शन में रख दिया गया। उससे पहले ये 2008 के एक्ट से ये नहीं थे। बाद में 2019 का अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफीटिंग ऑफ नोट्स, करेंसी, प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म, क्राइम अंडर द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 को भी इसमें शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल कोर्ट क्या होता है। तो द 2008 एक्ट क्रिएट स्पेशल कोर्ट टू ट्राई केसेस अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे उनको एक स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगा, ठीक है। द 2019 अमेंडमेंट अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट सेशन कोर्ट एज अ स्पेशल कोर्ट। तो 2000 अमेंडमेंट के बाद क्या किया गया कि सेशन कोर्ट को पावर दी गई कि जो सेशन कोर्ट है उसको स्पेशल कोर्ट बनाने की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर आ गई कि जो शेड्यूल ऑफेंस है उसको ट्राई करने के लिए किसी भी सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट का दर्जा दे सकती है। बिफोर डूइंग सो द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ रिलेवेंट हाई कोर्ट। इससे पहले वो क्या करेगी, उस हाई कोर्ट के, जो स्टेट का हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के साथ में कंसल्ट करेगी। इफ मल्टीपल स्पेशल कोर्ट एग्जिस्ट इन इंडिया, अगर बहुत सारे जो स्पेशल कोर्ट हैं एनआईए के एक ही एरिया में, तो उसमें जो सीनियर मोस्ट जज जो होगा विल असाइन केसेस, ठीक है, वो क्या करेगा, केस को असाइन करेगा। स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डेजिग्नेट सेशन कोर्ट एज अ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्राइंग शेड्यूल ऑफेंस। स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, किसी भी सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बना सकती है, किसके लिए, शेड्यूल ऑफेंस को ट्राई करने के लिए। अब शेड्यूल ऑफेंस क्या होते हैं जिसको एनआईए इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करती है। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट, सार्क कन्वेंशन यानी कि सप्रेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ द मैरीटाइम नेविगेशन एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्ट, ठीक है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड दियर डिलीवरी सिस्टम यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, एनी अदर रिलेवेंट ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड, आर्म्स एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग्स, है ना। इससे रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आई होप आज के सेशन में आपको जो भारत और कनाडा के रिलेशन को लेकर जो अपडेट है उसके बारे में भी समझ पाए होंगे। उसके बाद हमने एनआईए के बारे में जानने की कोशिश की जो कि आज बहुत चर्चाओं में है, ठीक है।
ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय विश्व।